हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रैक्टिस से 26 कराने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल की तैयारियों में लगे हैं और झारखंड में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वैसे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मेरा आज का क्लास जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो मैं ये कोशिश करूंगी कि हर एक क्वेश्चन के डिटेल को बताने का, ताकि एक प्रश्न के साथ साथ अन्य प्रश्नों का भी आपका प्रैक्टिस होता चले और साथ ही साथ इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपके रिवीजन भी होते चले। क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आप लोगों की झारखंड स्पेशल जो कंटेंट है या टॉपिक है उस पर आपकी पकड़ अच्छी मजबूत हो गई होगी। अब समय आ गया है प्रैक्टिस सेट्स करने का और ये तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक आप लोगों के एग्ज़ाम हो नहीं जाते हैं। चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि मांडा पर्व किस माह में आयोजित किया जाता है। तो मांडा पर्व जो है वो वैशाख माह में आयोजित किया जाने वाला पर्व है। वैशाख माह के अक्षय तृतीया को मांडा पर्व आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। थोड़ा सा इसके डिटेल को हम लोग जान लें। झारखंड में मनाया जाने वाला ये सबसे कठिन त्योहारों में से एक है और अगर सबसे कठिन त्यौहार भी कहें कि झारखंड में आयोजित किया जाने वाला सबसे कठिन त्यौहार है तो वो भी सही होगा। क्यों ये कठिन त्यौहार है, क्यों ये बहुत ही मुश्किल होता है? क्योंकि इसमें जो व्रत रखने वाले भक्ता होते हैं उनको अंगारों पर चलना होता है, उनके आग के धुएं के ऊपर उनको उल्टा लटकाया जाता है। जो व्रत रखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको भक्ता कहा जाता है। अगर उनकी माँ और बहन में से अगर कोई इन्होंने व्रत रखा है तो उसको सोख्ताइन कहा जाता है। अंगारों पे चलने वाला जो रस्म होता है उसको फुलखुंदी कहते हैं और धुएं पे जो लटकाने वाला जो रस्म होता है उसको धुआंसी के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको का रिवीजन भी हो गया होगा मंडा पर्व से संबंधित। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वंदना क्या है। वंदना क्या है इसमें से? तो ऑप्शन में है चित्रकारी, नृत्य, गीत, भादो। तो ये जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 चित्रकारी। वंदना एक चित्रकारी का प्रकार है। अगर यहाँ ऑप्शन में पर्व भी दिया रहता तो वो भी सही रहता, क्योंकि वंदना एक पर्व है जो झारखंड में मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या के समय में ये पर्व मनाया जाता है और पशुओं को के सम्मान में मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार है। वंदना त्यौहार के पर जो चित्रकारी की जाती है उसको वंदना चित्रकारी के नाम से जाना जाता है। और इस वंदना चित्रकारी की कुछ विशेषताएं हैं जिसे मैं बताना चाहूँगी। इसमें पशु, पक्षी, फूल, पौधे, इन सारे के चित्र जो हैं वो उकेरे जाते हैं। फर्श पे ये चित्र बनाए जाते हैं या दीवारों पे ये चित्र बनाए जाते हैं। चित्र बनाने का जो तरीका है उस पर भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले दीवारों या फर्श के ऊपर चिकनी मिट्टी और लकड़ी के बुरादे के लेप चढ़ाए जाते हैं। फिर एक बार और उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप किया जाता है। फिर पेड़ की छाल से या पत्थर से उसको रगड़ा जाता है। जब वो सूख जाता है, दीवार जब सूख जाते हैं तो उसके ऊपर उसको चिकना किया जाता है। किससे? तो पेड़ के जो छाल होते हैं उससे, नहीं तो पत्थर से उसको फिर से दीवारों को चिकना किया जाता है, फर्श को चिकना किया जाता है। उसके ऊपर केंचुए के द्वारा जो नीचे से मिट्टी जो निकाली जाती है भूमि के सबसे अंदर भाग से, चिकनी मिट्टी जो उसको, वो भी चिकनी मिट्टी होती है लेकिन वो काफ़ी चिकनी होती है और बहुत प्योर होती है। तो वो उस मिट्टी का फिर से एक बार लेप चढ़ाया जाता है दीवारों और फर्श में। जब ये सूख जाते हैं फिर इसके ऊपर पेंटिंग शुरू की जाती है। इस पेंटिंग में ज्यामितीय आकार के चित्र बनाए जाते हैं, सितारों के आकार बनाए जाते हैं, फूलों की आकृति बनाई जाती है। हथेलियों के जो कोर होते हैं, हथेलियों के जो किनारे होते हैं उससे भी आकृति बनाई जाती है। हार्ट का शेप बनाया जाता है या पान के पत्ते का शेप बनाया जाता है। इन सब का भी नाम अलग अलग है इस चित्रकारी में। जैसे कि बर्फी का अगर आकार बनाया जाता है तो उसको सुसनी पत कहा जाता है। अगर सितारों का आकार, सितारा जो स्टार है उसका अगर आकार बनाया गया तो उसको जरापत कहते हैं। अगर हृदय का या पान का आकार का, हार्ट्स का शेप अगर बनाया जाता है तो उसको पानपत कहते हैं। हथेली के किनारे से अगर कोई आकृति बनाई जाती है तो उसको अमलर्क कहते हैं। और पुष्प की अगर आकृति अगर बनाई गई वंदना चित्रकारी में तो उसको सालूक के नाम से जाना जाता है। तो ये वंदना चित्रकारी की कुछ प्रमुख विशेषता हो गई। मुझे उम्मीद है कि वंदना चित्रकारी के बारे में आपको जानकारी अच्छे से मिल गई होगी।
और इसमें खेती में जो प्रयुक्त जानवर होते हैं ना, उसकी पूजा की जाती है वंदना पर्व में। जैसे कि गाय हो गए, बैल हो गए, और भी जो पशु जिनका प्रयोग किया जाता है खेती के कार्य में, तो उनकी इसमें पूजा की जाती है। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि झारखंड पार्टी से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए, झारखंड पार्टी के द्वारा राज्य पुनर्गठन जब किया जा रहा था, राज्य का जब पुनर्गठन हो रहा था, तो उस समय में कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? ये मांग क्या मतलब, ये झारखंड पार्टी के द्वारा जो मांग रखी गई थी नए झारखंड राज्य बनाने के लिए, तो उसमें कितने जिलों का मांग पेश किया गया था, कितने जिलों का ये राज्य बनेगा? तो पहले हम लोग ये तो आंसर मैं पहले आपको बता दूं, आंसर होगा 16 राज्यों की मांग की, 16 जिलों की मांग की गई थी एक राज्य को बनाने के लिए। थोड़ा सा हम लोग झारखंड पार्टी के डिटेल को हम लोग थोड़ा जान लें, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा और झारखंड पार्टी से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। झारखंड पार्टी का गठन 1950 ईस्वी में हुआ, और ये गठन के बारे में थोड़ा डिटेल अब देखिए। आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने वर्ष 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया था? तो वो झारखंड पार्टी रखा था। झारखंड पार्टी बनाने का बहुत सारा उद्देश्य था, और अपने उद्देश्यों में ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ। कौन कौन सा उद्देश्य था? तो राजनीतिक सामाजिक चेतना को प्रज्वलित करना था, साथ ही साथ एक जनमत संगठित करना था। और इसके अंतर्गत जैसे पहले क्या हो रहा था कि आदिवासी लोग जो थे वो काफ़ी जोर शोर से वो डिमांड कर रहे थे कि एक झारखंड राज्य होना चाहिए। लेकिन जब झारखंड पार्टी बनी 1950 ईस्वी में, तो इसने गैर आदिवासियों को भी जोड़ना शुरू किया। वैसे गैर आदिवासी जिनका डिमांड था कि हाँ झारखंड एक अलग राज्य होना चाहिए, तो वैसे गैर जनजातीय लोगों को भी इस पार्टी के द्वारा शामिल किया जा रहा था, इस आंदोलन में उनको शामिल किया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी घटना थी झारखंड पार्टी का गठन झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के क्रम में। अब हम लोग थोड़ा सा इन राज्यों के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें कि कौन कौन से राज्य का डिमांड किस तरीके से किया गया था। देखिए, झारखंड पार्टी ने झारखंड राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष अलग राज्य का जो प्रारूप पेश किया था, उसमें तत्कालीन बिहार के 7 जिलों को, जो उस समय में झारखंड बिहार जो था, उस समय का जो बिहार था उसके 7 जिले, बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश के 2 जिलों को मिला करके कुल 16 जिलों के साथ झारखंड की मांग की गई थी। तो आपने जाना कि राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष एक मांग प्रस्तुत किया गया था। इसमें बिहार से 7, बंगाल के 3, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश से 2 राज्य जिलों को मिला करके एक झारखंड की मांग की गई थी। थोड़ा सा झारखंड पार्टी के बारे में और डिटेल में बता दूं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्ष 1952 ईस्वी में अखंड बिहार के प्रथम विधानसभा चुनाव में जयपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने 33 विधानसभा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। मुख्य विपक्षी दल का जो रुतबा था वो क्या हो गया था, वो प्राप्त किया, और उसका चुनाव चिन्ह जो था वो मुर्गा था। चुनाव चिन्ह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव जो हुआ था 1952 ईस्वी में, तो जिसमें जयपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में झारखंड पार्टी ने 33 विधानसभा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, तो इसमें उनका चुनाव चिन्ह क्या था? तो उनका चुनाव चिन्ह क्या था? तो वो था मुर्गा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको झारखंड पार्टी के डिटेल्स को भी अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो भारत का मतलब ये केवल झारखंड का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है वो कौन सा है? तो वो उसका आंसर हो जाएगा ये सूरजकुंड गर्म जलकुंड। सूरजकुंड जो जलकुंड है, गर्म जलकुंड है, ये हजारीबाग में है। अगला प्रश्न है कि झारखंड जलप्रपात प्रमुख जलप्रपात का स्थान सही सुमेलित करें। कौन कौन से है? देखिए, थकोरा, पश्चिमी सिंहभूम, पैरनाघाट, खूंटी, मुनिडी, हजारीबाग। तो ये बताना है कि इसमें कौन सा जलप्रपात का जो मैचिंग है वो सही है। तो थकोरा जलप्रपात है वो पश्चिम सिंहभूम में है, ये सही है। पैरनाघाट जलप्रपात ये खूंटी में है, ये भी सही है। लेकिन जो मुनिडी जलप्रपात है ये धनबाद में है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है, ये 1 और 2 ये सही हो जाएगा। यानी कि थकोरा जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में और पैरनाघाट जलप्रपात ये कहाँ हो गया? तो ये खूंटी में हो गया। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में आपको विचार करना है। क्या विचार करना है? तो देखिए,
पहला है कि अभ्यारण्यों में केवल पलामू अभ्यारण्य राष्ट्रीय स्तर का है तथा शेष राज्य स्तरीय है। दूसरा क्या है, तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य में स्थित झील का नाम हरी पहाड़ी है, तो ये सही है। तीसरा है टाटा स्टील जंतु उद्यान जमशेदपुर में है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों जो है ऑप्शन, ये तीनों जो दे रहा है कि अभ्यारण्य में केवल पलामू अभ्यारण्य, बेतला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो ही एक राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी का शेष राज्य स्तरीय, ये सही है। तोपचांची अभ्यारण्य के मध्य में जो झील है उसका नाम हरी पहाड़ी है, ये भी सही है। और टाटा स्टील जंतु उद्यान जो है ये जमशेदपुर में है, ये भी सही है। यानी कि इसमें विचार करना था तो आंसर जो हो जाएगा सभी, इनमें से सभी, यही इसका आंसर है। थोड़ा सा हम लोग बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लें ताकि आपका रिवीजन भी होता चले। बेतला राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है जिसकी स्थापना लातेहार जिले में 1986 ईस्वी में किया गया था। यह 1932 ईस्वी में यहाँ पर 1932 ईस्वी में पहली बार बाघों की गणना की गई थी और केंद्र सरकार के द्वारा 1973-74 में यहाँ से बाघ परियोजना भी प्रारंभ की गई थी। और यह झारखंड का एकमात्र बाघ संरक्षित क्षेत्र है और ये झारखंड का एकमात्र ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। बिरसा मुंडा जो हवाई अड्डा है जो रांची में है, तो वहाँ से 161 किलोमीटर की दूरी पर ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, जंगली भालू, बंदर, सांभर, नीलगाय, चीतल आदि जानवर जो है वो पाए जाते हैं। पार्क के अंदर 16वीं सदी का एक किला भी बना हुआ है और यहाँ से कोयल और बरहा नदी जो है वो गुजरती है और आगे चल करके ये कोयल और बरहा नदी जो है वो सोन नदी जो है उसमें मिल जाती है। सोन नदी उत्तर की तरफ प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है और यह झारखंड से भी गुजरती है और बरहा नदी और कोयल नदी जो है वो सोन नदी में मिल जाती है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान से ये प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान से निम्न में से कौन कौन सी नदियाँ जो है वो गुजरती हैं। कोयल और बरहा नदी जो है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हैं। अब हम लोग तोपचांची अभ्यारण्य के बारे में भी थोड़ा जान लें, जिसके मध्य में एक झील है और जिसका नाम हरी पहाड़ी है। तोपचांची अभ्यारण्य जो है उसकी स्थिति जीटी रोड के पास है और ये गिरिडीह से धनबाद की सीमा पर स्थित तोपचांची में है, जो धनबाद से 37 किलोमीटर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह एक छोटा सा अभ्यारण्य है और इसका कुल क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर है। और यह अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें तेंदुआ, जंगली सुअर, लंगूर, हिरण आदि वन्य जीव जो है वो पाए जाते हैं। और इसी तोपचांची अभ्यारण्य के बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम हरी पहाड़ी है। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रोहिणी ग्राम में स्थित, अब ये 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित ये प्रश्न है, देखिए क्या है। तो रोहिणी ग्राम में स्थित देसी स्थल सेना की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट किसके कमान में थी? चूँकि 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत जो थी वो इसी रोहिणी गांव से शुरू हुई थी और रोहिणी उस समय में एक स्टेट हुआ करता था। झारखंड में 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उस समय में ये रोहिणी गांव से ही शुरू हुआ था ये विद्रोह। और यहाँ के जो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट थी उसका कमान किसके हाथ में था? तो मैकडोनाल्ड के हाथ में था। थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जानें। झारखंड में 1857 ईस्वी का विद्रोह 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिले के रोहिणी गांव से शुरू हुआ था और इस गांव का जो मेजर मैकडोनाल्ड थे, इनके नेतृत्व में ही थल सेना का जो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट थी वो इनके नेतृत्व में ही थी, मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में थी, जिसके 3 सैनिक ने विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की इसमें हत्या हो गई थी। तो आपने जाना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रोहिणी ग्राम या रोहिणी स्टेट से संबंधित है। अब हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रांची में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया की नींव डाली थी? ये आज का अगला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव डाली। थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल को भी जानें। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो 1916 ईस्वी से लेकर के 1919 ईस्वी में रांची में नज़रबंद रहे थे और रांची में 1917 ईस्वी में इन्होंने अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी। 14 महीने में मदरसा की इमारत बन करके तैयार हो चुकी थी। इस इमारत को उन्होंने अपना एक अलबेलाग प्रेस था उसको बेच करके ये मदरसा को उन्होंने बनवाया था। 14 महीने में ही ये मदरसा की
जो इमारत थी तैयार हो गई थी। और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जब मदरसा का निर्माण कराया तो उन्होंने अपने किस प्रेस को बेचा था? तो वो प्रेस कौन सा था? तो उस प्रेस का नाम था अल बेलाग। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी जो कृष्ण वल्लभ सहाय स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में, जिसमें उनको चुना गया था? तो ये प्रश्न जो है इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। 1929 ईस्वी में, माफ कीजिएगा मैं इसका नहीं, ऑप्शन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस वर्ष प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी तो कृष्ण वल्लभ सहाय स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए थे? ये प्रश्न है, माफ कीजिएगा गलती से मैं नेक्स्ट प्रश्न पढ़ रही थी। प्रश्न संख्या जो है वो है 39। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा ए कि 1923 ईस्वी में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी। इसमें कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे वो स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में चुने गए थे। थोड़ा सा हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में और थोड़ा कृष्ण वल्लभ सहाय जी के बारे में जान लें। 1922 ईस्वी में कांग्रेस में विभाजन हो गया था और एक स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। ये बात हुआ था 1922 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में जब प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी तो उस समय में कृष्ण वल्लभ सहाय स्वराज पार्टी के प्रतिनिधित्व के रूप में चुनकर आए थे। अब अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें किन्हें अध्यक्ष चुना गया था? तो 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें जो अध्यक्ष चुना गया था वो चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में हम लोग जान लें। क्यों मजदूर आंदोलन में झारखंड की प्रमुख भूमिका रही है? ये भूमिका थी 1920 ईस्वी में, 1928 में, 1929 ईस्वी में। किस क्रम में क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। 1920 ईस्वी में MSN हल्दर और ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो MSN हल्दर और ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। फिर 1928 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने जमशेदपुर हड़ताल को समाप्त कराने और मजदूरों और प्रबंधक के बीच में समझौता करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी प्रश्न बन सकता है कि 1928 ईस्वी में जमशेदपुर में जो हड़ताल हुआ था उस हड़ताल को समाप्त कराने के लिए मजदूरों और प्रबंधक के बीच में समझौता कराने के लिए किसने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ये भूमिका निभाई थी सुभाष चंद्र बोस ने। और 1929 ईस्वी में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था और उसमें जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। तो आज की क्लास में आपने जाना कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को। एक और प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, वो हूल झारखंड पार्टी से है। तो हूल झारखंड पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जस्टिन रिचर्ड के द्वारा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारियाँ आपने ली होंगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जल्दी लेकर के आऊँगी। ये प्रैक्टिस सेट 27 होगा और उसमें मैं ये भी प्रयास करूँगी कि SPT एक्ट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करा दूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।